अस्सलाम वालेकुम एफएससी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बायोलॉजी गाइड बनाएंगे जिसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है ट्रिक्स, इसमें बायोलॉजी पढ़ने और याद रखने की ट्रिक्स होंगी। सेकंड पार्ट है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर गाइड, इसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को सेपरेटली गाइड करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी बुक को कम टाइम के अंदर याद कर सकते हैं और कौन से चैप्टर्स को पहले करें, कौन से चैप्टर्स को बाद करें, इन सारी बातों की डिस्कशन उस पार्ट में होगी। और थर्ड पार्ट है पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक, कि कैसे आपने अपने एग्जामिनर को मजबूर करना है कि वो आपको ज़्यादा नंबर दे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे जिनसे आप इजीली स्विच कर सकते हैं जिस भी पार्ट को आप पहले सुनना चाहते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट होते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को एक मुश्किल सब्जेक्ट लगता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट और टर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो कभी भी मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले तो ये ट्रिक्स मैंने खुद यूज़ की हुई हैं, फिर मैंने अपने दोस्तों को यूज़ करवाई हुई हैं, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को, और अब एक वाइडर ऑडियंस तक ये ट्रिक्स पहुंचाने के लिए इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, बीएससी में हैं, मगर ये ट्रिक्स सबके लिए काम आएगी। तो ट्रिक नंबर 1 है विजुअलाइज एंड मेमोराइज। आप देखो और देख के सीखो। नहीं समझ आई ना? लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, फ़र्ज़ करें कि अगर आपने पहली बार पढ़ा है डाइजेशन प्रोसेस के बारे में, अब उसमें पूरा प्रोसेस लिखा होता है और 7 टर्म्स होती हैं, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एटसेट्रा। अब अगर आपने ज़िंदगी में कभी डाइजेस्टिव सिस्टम देखा ही ना होता तो कभी ईजीली याद कर पाते कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे है, हम अंदर से किस तरह के दिखते हैं। इसीलिए बुक्स के अंदर छोटी क्लासेस से ही, डे 1 से ही बायो के अंदर लेबल डायग्राम्स ऐड की जाती हैं ताकि आपको एक एक पार्ट को दिखाया जा सके और आप उसको इजीली समझ सको कि ये प्रोसेस हो किस तरह रहा है। उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा। जब आप किसी इमेज को देखते हैं ना तो दिमाग खुद ही उसका कॉन्सेप्ट बना लेता है और फिर उसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फ़र्ज़ करें आपने कभी इमेज नहीं देखी, आपको नहीं पता कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अंदर से कैसा दिखता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो आपको क्या पता क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन? यहीं अगर आपने वो इमेजेस देखी होती, आपने डायग्राम्स देखी होती, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो सारा आपका दिमाग उसको विजुअलाइज कर पाता, उसको इमेजिन कर पाता। तो ये मेरा मेन पॉइंट है, जो कि ट्रिक नंबर 1 है कि आपको जिस भी चीज़ की समझ ना आए आप उसकी लेबल डायग्राम सर्च करें और आप देखें। अगर आपकी बुक में बनी हुई है बहुत बेस्ट है, अगर आपकी बुक में किसी चीज़ की डायग्राम नहीं दी गई तो उसको आप मैन्युअली जाके गूगल पे सर्च कर लें और वहाँ से आप डायग्राम देखें, उसको आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। और मेरा यकीन करें, अगर आपने ये ट्रिक यूज़ की ना तो आपको बायोलॉजी 30% तो यहीं पे आसान हो जाएगी और बाकी के जो 70% बचता है वो आगे आने वाली ट्रिक्स की मदद से इंशाल्लाह बहुत आसान हो। अब ट्रिक नंबर 2 की तरफ शिफ्ट होते हैं। इस ट्रिक का नाम है एनिमेटेड वीडियोस। इसमें मैं क्लियर करूंगी कि जिन टॉपिक्स की डायग्राम्स नहीं होती उन्हें कैसे याद करें। तो अगर तो बेटा आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, यानी खुद को खुद ही पढ़ा रहे हैं, तो आपने अपना वो टॉपिक उठाना है और यूट्यूब सर्च इंजन के हवाले कर देना है। जैसे मैं आजकल बैक्टीरिया के टॉपिक के लेक्चर्स बना रही हूँ, तो मैं अब आपको वही सर्च करके दिखाती हूँ। देखें, एक कीवर्ड मैंने लिखा और कितने ज़्यादा लेक्चर्स अवेलेबल हो गए। अब फ़र्ज़ करें कि आपको लेक्चर लेने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। जैसे बैक्टीरिया के चैप्टर के अंदर एक टर्म यूज़ हुई है कॉन्जुगेशन। मैंने देखा है कि जिन भी लोगों ने उसके ऊपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं उन्होंने कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन वो वर्ड स्टूडेंट्स को तो कंफ्यूज करता है कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब सर्च में जाके लिखना है कॉन्जुगेशन एनिमेशन, क्योंकि कॉन्जुगेशन एक चीज़ नहीं है, एक प्रोसेस है। इसीलिए आप उसकी डायग्राम नहीं देख सकते, लेकिन प्रोसेस समझने के लिए आप उसकी एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं। अब मैं कॉपीराइट की वजह से आपको वीडियो प्ले करके तो नहीं दिखा सकती, पर आपको इसमें बेसिकली माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाया जा रहा होगा और आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया किस तरीके से कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये है बेटा ट्रिक नंबर 2, यानी एनिमेटेड वीडियोस देखें, उसमें अक्सर आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाता है और उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करना होता है और टॉपिक आपको याद हो जाता है। द थर्ड एंड द लास्ट ट्रिक इज़ माइंड मैप। तो माइंड मैप क्या होता है? फ़र्ज़ करें आपने किसी टॉपिक का लेक्चर लिया है, तो जिस टाइम पे आपने लेक्चर लिया होता है आपके जहन में पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब आपने क्या करना है कि एक रफ़ पेज लेना है और उस पेज के ऊपर जो जो चीज़ें आपको याद है उस टॉपिक के बारे में वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में लेक्चर लिया है तो उसके बारे में आपको जो जो चीज़ें याद हैं वो आप एक पेपर के ऊपर नोट करें और उस पेपर को अपनी बुक में उस टॉपिक के साथ रख दें। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप बाद में एग्ज़ाम्स के लिए या टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आप जब उस टॉपिक को फिर से खोलेंगे तो आपको वहाँ पे एक माइंड मैप पड़ा हुआ मिलेगा
और उस माइंड मैप में आपने खुद ही लिख के अपने आप को समझाया होगा कि किस किस तरीके से आपने इस टॉपिक को याद करना है या समझना है, और आपके जहन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर से बिल्डअप हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है माइंड मैप का। माइंड मैप के ज़रिए आपका प्रेजेंट सेल्फ आपके फ्यूचर सेल्फ की हेल्प कर रहा होता है। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वीडियो के पार्ट 2 की, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर गाइड। इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी इंशाल्लाह, पर अभी के लिए मैं सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने लगी हूँ। तो फर्स्ट ईयर के ये चैप्टर्स ईजी हैं, ये मीडियम हैं, जबकि ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मुश्किल हैं। अब आपने क्या करना है, एग्ज़ाम्स आने में अभी बहुत महीने पड़े हुए हैं, तो आपने इजी पोर्शन से शुरू करना है। स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पे जाएं और जाके उन चैप्टर्स के लेक्चर्स देखें। अगर आपको मेरी समझ नहीं आती तो आप किसी और की वीडियोस देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और जो तीनों ट्रिक्स आपको वीडियो में बताई हैं उनको आप अप्लाई करें और अपने चैप्टर को फिनिश करें। उसके बाद आप टेस्ट दें, चाहे वो आपके कॉलेज में हो, अकेडमी में हो, या फिर आप अपना सेल्फ टेस्ट लें, यानी कि खुद ही टेस्ट बनाएं और उसको खुद ही सॉल्व करें। उसके बाद आप अगले चैप्टर पर शिफ्ट हो जाएं और इसी तरह इजी और मीडियम पोर्शन को फिनिश करें। अगर तो आपका इजी और मीडियम पोर्शन फिनिश हो जाएगा ना, तो जो मुश्किल वाले चैप्टर्स हैं वो भी आपके लिए करने ईजी हो जाएंगे। अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो उसमें ये चैप्टर्स ईजी हैं, ये मीडियम है, जबकि ये वाले चैप्टर्स हार्ड हैं। सेम वही इंस्ट्रक्शंस आपके लिए भी हैं जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए थी। अगर तो आपने वीडियो का वो पार्ट स्किप कर दिया है तो रिवाइंड करके उसे सुन लें। अब लास्ट पे हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन टेक्निक्स की, कि किस तरीके से आपने अपने पेपर की ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है कि आप एग्जामिनर को मजबूर कर दें कि वो आपको ज़्यादा नंबर दे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैट्रिक में आपने बोर्ड के पेपर दिए, अपनी तरफ से आप सारा कॉन्सेप्ट लिख के आए हैं, आपने हर चीज़ लिखी है, और आपकी एक्सपेक्टेशन में ये था कि मैं तो बायो का पेपर बहुत अच्छा दे के आया हूँ, तो मेरे तो 60 आउट ऑफ 60 ही आने हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो आपके मार्क्स या तो 40s में थे या 30s में थे, और आपको अच्छी खासी डिसअपॉइंटमेंट हो गई। और आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने आपको ये कहा कि बोर्ड में हमेशा ऐसा ही होता है, कभी भी बोर्ड में नंबर नहीं मिलते क्योंकि एग्जामिनर्स नंबर देते ही नहीं है। तुमने सारा कुछ लिखा होगा, एग्जामिनर ने नंबर नहीं दिए होंगे, तुम्हारी गलती नहीं है, जबकि असल में ये आप ही की गलती थी। ये किस तरह से आपकी गलती थी? फ़िलहाल आपको ये बात शायद कड़वी लग रही हो, लेकिन मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखिए, आपकी क्लास का जो टॉपर बच्चा होता है उसके बोर्ड में भी अच्छे नंबर ही क्यों आते हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास का टॉपर जो था, जो क्लास में तो फर्स्ट आता था, क्लास में उसके जब सेंडअप्स होते थे, कोई और एग्ज़ाम्स होते थे, तो उसके पूरे नंबर आते थे, जबकि बोर्ड में जब वो गया तो उसके 200 मार्क्स आए या 300 मार्क्स आए। ऐसा तो कभी भी नहीं होता, कभी आज तक सुना ही नहीं है कि किसी टॉपर के साथ यूँ हुआ हो। तो क्या टॉपर्स के पेपर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि मैं टॉपर हूँ, कि आप मुझे ज़्यादा नंबर दें? या एग्जामिनर्स खुद ही से पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा तो होगा ही टॉपर, तो इसको तो मैंने नंबर ही ज़्यादा देने हैं? तो ये बेटा सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है जो कि स्टूडेंट्स आपस में फैलाते हैं। जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं भी इसी मिसकंसेप्शन को बिलीव करती थी कि एग्जामिनर्स जो हैं वो खुद ही हमें नंबर नहीं देते, हम तो पेपर में सारा कुछ लिख के आए हैं, असल गलती सारी एग्जामिनर्स की है। अब मुझे पता चला है कि ये मिसकंसेप्शन है। एग्जामिनर्स का काम होता है सिर्फ पेपर को चेक करना। उनको इस बात की फ़ीस मिलती है कि आपने ये इतने पेपर चेक करने हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो अपना काम करते हैं, अपने पैसे लेते हैं और उनके काम ख़त्म हो जाता है। उनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती कि वो आपके नंबर काटें या ऐसा कुछ करें। अब रीज़न क्या होती है जिसकी वजह से आपके नंबर कम आते हैं और टॉपर्स के नंबर ज़्यादा आते हैं? वो सारी रीज़न्स और उनके सॉल्यूशंस इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने लगे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से आपने अपने पेपर की ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है कि आपको बायो के अंदर 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स मिल सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ सेल, डिस्कस इट्स ऑर्गेनेलीज, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन के ऊपर नोटिस करना है कि ये क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक तो व्हाट इज़ सेल और दूसरा डिस्कस इट्स ऑर्गेनेलीज। पहले आपने क्वेश्चन पे गौर करना है कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिस्कस का। इसका मतलब है सिर्फ ऑर्गेनेलीज के नाम नहीं लिखने, बल्कि उनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपने इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, क्योंकि डिस्कशन का वर्ड यूज़ हुआ है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक मिसकंसेप्शन मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है जिसमें स्टूडेंट्स आपस में ये कहते हैं कि एग्जामिनर जो है वो नंबर कम देता है। दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर हम लंबा लंबा आंसर लिखेंगे तो शायद हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, जबकि लंबा लिखने से नहीं, ठीक लिखने से आपको नंबर मिलते हैं। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप सेल के बारे में बताएं, अगर आप नीचे क्वेश्चन को शुरू ही ऐसे करेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन ये होती है, एनिमल सेल्स ये होते हैं, प्लांट सेल्स ये होते हैं, जो चीज़ आपसे पूछी ही नहीं जा रही, अगर आप उसके बारे में आंसर देने लग जाएंगे तो एग्जामिनर को आपका पेपर देख के ये लगेगा कि आपको असल सवाल का आंसर आता ही नहीं है, इसीलिए आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बातें लिख रहे हैं।
और जब एग्जामिनर को ये लग जाता है ना कि आपको असल सवाल का आंसर नहीं आता, तो उसके जहन से फौरी तौर पे आ जाता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप एक टॉपर स्टूडेंट नहीं है। और जब कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं है तो फिर उनको भी आपके पेपर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और वो उसको उतने शौक से चेक नहीं करते जितने शौक से कि वो एक टॉपर के पेपर को चेक करते हैं। तो ये आपके लिए एक पहला पॉइंट है जिसके ऊपर आपने ध्यान देना है कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपने सिर्फ उस चीज़ का जवाब देना है, उसी के आपको नंबर मिलेंगे। बाकी आप एक्स्ट्रा लिख के बेशक 10 पेजेस का आंसर लिख दें, आपको उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। जो चीज़ आपसे पूछी ही नहीं गई अगर आप उसका जवाब देंगे तो क्या आपको नंबर मिलने चाहिए? इस बारे में आप खुद सोचें। अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सेकेंडली क्या है बेटा कि आपने हेडिंग्स, डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स, ये तीनों चीज़ें बायो के पेपर में लाजमी बनानी है। सबसे पहले आपको अगर कोई भी टॉपिक दिया गया है जिसके बारे में आपको कहा गया है राइट अ डिटेल नोट ऑन, लेट्स से फ़र्ज़ करें आपको कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया पे लिखें, तो आपने क्या करना है कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करना है कि वो है क्या। फिर आपने एक और हेडिंग बनानी है कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। फिर आपने एक और हेडिंग बनानी है जिसमें बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स हैं। फिर एक और हेडिंग बनानी है जिसके अंदर बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या ऑर्गेनेलीज हैं। फिर एक और हेडिंग बनाएंगे जिसके अंदर आप एग्जाम्पल देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कर सकता है। जब आपने ऐसे कैटेगराइज करके लिखा होगा ना अपना आंसर, एक एक हेडिंग, उसके नीचे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, फिर एक हेडिंग, फिर थोड़ी एक्सप्लेनेशन, तो एग्जामिनर को आपका पेपर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने साइकोलॉजी के साथ खेलना है ना तो जितना आप अगले बंदे को आसानी देंगे उतना वो आपसे खुश होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने जब कोई टॉपिक पढ़ना होता है, आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? वीडियो का टाइम। आपका अगर अगले दिन पेपर है तो आप वीडियो का टाइम देखते हैं कि 10 मिनट की वीडियो है, ये बंदा 5 मिनट के अंदर वही कॉन्सेप्ट करा देगा। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक 10 मिनट की वीडियो, एक 5 मिनट की वीडियो। एक बंदा 1 घंटे में वही चीज़ पढ़ा रहा है। तो आपने अगले दिन क्योंकि पेपर देना है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप 2 मिनट वाली वीडियो लगा लेते हैं। जहन में ये आता है कि यार जल्दी जल्दी समझ लूँगा तो अगले टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो जाऊँगा। तो हमेशा इंसान जो है ना वो आसानी ढूंढता है अपने लिए, बेशक आसानी के अंदर उसको फ़ायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं ना वो भी आसानी ढूंढते हैं। उनको हेडिंग बनी हुई नज़र आएगी तो उनको लगेगा स्टूडेंट को सारा कॉन्सेप्ट पता है, इसने सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। बेशक आपने अंदर सही इन्फॉर्मेशन दी हो या ना हो, लेकिन एग्जामिनर को तासुर जाएगा कि आपको सब कुछ आता है। और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि एग्जामिनर अपना जहन बना लेता है कि इस बच्चे को मैंने ज़्यादा नंबर देने हैं। जितनी आपने उसको आसानी फराहम करनी है उतने आपको उसने नंबर देने हैं। अब वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक टिप डिस्कस की थी कि बायो के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेबल डायग्राम्स की हेल्प ली जा सकती है। तो प्रेजेंटेशन के लिए भी नंबर लेने के लिए लेबल डायग्राम की हेल्प ली जा सकती है। एक एग्जामिनर को डायग्राम्स बहुत पसंद होती हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो आपको बायो के अंदर जहाँ जहाँ डायग्राम बनाने का मौका मिले वहाँ वहाँ आप डायग्राम्स बनाया करें और बहुत क्लियर और प्यारी डायग्राम्स बनाया करें। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप बार बार प्रैक्टिस करें और अच्छी क्लियर डायग्राम बनाया करें, उनको लेबल किया करें। एग्जामिनर्स को ये देख के बहुत अच्छा इंप्रेशन मिलता है और वो आपको ज़्यादा नंबर देते हैं। टॉपर्स की यही आदत होती है। आपकी क्लास का कोई टॉपर बच्चा अगर कभी कोई टेस्ट आपके सामने सॉल्व कर रहा हो तो आप देखा करें उसके पेपर में हेडिंग्स भी बनी हुई होंगी, उसके पेपर में डायग्राम्स भी बनी हुई होंगी, नीचे उसने एग्जाम्पल्स भी दी हुई होंगी। और मैंने आपको यही तीनों चीज़ें कही हैं कि आपने इनके ऊपर फोकस करना है। अभी मेरे पास कोई सैम्पल पेपर नहीं है जिसको मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन एग्ज़ाम्स के करीब जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स या आपके सेंडअप्स आने वाले होंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर बायो के पेपर की प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी, जिसके ज़रिए से आप समझ सकेंगे कि कैसे आपने हेडिंग्स बनानी है, कैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, कैसे आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। मैंने क्या गलती की थी अपने टाइम पे जिसकी वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ था, आपने वो गलती नहीं करनी। आपने किस तरीके से डायग्राम्स बनानी है, कितना साइज़ होना चाहिए उनका, कितना आपके आंसर का साइज़ होना चाहिए, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के करीब। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है इस किस्म की और वीडियोस के लिए और इसके अलावा बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स के लिए। मेरे चैनल पे सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। आज के लिए बेटा बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।